चीज बताना चाहता हूँ, कई बेनिफिट ऐसे हैं जो आप लोग को मैक्सिमम जगह पे सेम मिल जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन ना लो। तो 3 कॉमन बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ जो आप कहीं पे भी टिका के आ सकते हो। सबसे पहला है कि अगर आप आसन कर रहे हो तो आपका पोस्चर अच्छा होगा। दूसरा है कि अगर आप आसन कर रहे हो तो स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर हो जाओगे, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहोगे, टेंशन से दूर रहोगे। और तीसरी चीज कि अगर आप इस आसन को करते हो तो आप लोग फिजिकली फिट रहोगे और मेंटली वेलबींग भी रहोगे। तो ये आसन के बेनिफिट है 3 ऐसे जो कहीं पे भी आप टिका के आ सकते हो। इसके अलावा इंडिविजुअल आसन के भी कुछ बेनिफिट अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा एक और चीज, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा हर आसन का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या कि मान लो अगर मैं मेरे शोल्डर को ऐसा कर रहा हूं, अगर मेरे शोल्डर में तकलीफ है तो मुझे रिकमेंड किया जाएगा कि आप ऐसा मत करो। बस यही है कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर देखने को मिल रहा है जिसमें आपको तकलीफ है या उससे आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है तो बिल्कुल मत करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में फर्स्ट नाम सबसे पहले आता है प्रेग्नेंट वुमन का, जो कॉमन आप लोग को हर जगह देखने को मिलने वाली है कि प्रेग्नेंट वुमन को याला आसन नहीं करना, और मैक्सिमम आसन में आपको प्रेग्नेंट वुमन ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि जो ब्लड प्रेशर वाले प्रॉब्लम वाले लोग रहते हैं उनको नहीं करना। अब इसमें से कौन से भैया, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, मत मेंशन करना, सिंपल लिख देना कि जिसको ब्लड प्रेशर। तो ऐसे करके आपके 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसे ही याद करवा दिया, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट हमारा योगा। अब ये योगा क्या होता है याद रखना, इस चैप्टर में योगा की सिर्फ 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है। योगा वर्ड कहां से निकल के आया है? योगा वर्ड निकल के आया है संस्कृत से और इसका मतलब होता है यूनियन। युज वर्ड से निकल के आया है, डिराइव हुआ है। क्लियर दोस्तों, टेंशन ना लेना। योगा की 2 डेफिनेशन बन सकती है, एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी बन सकती है फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो योगा कहलाया जाता है कि ये आत्मा की परमात्मा से मिलन है। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि सोल की, डिवाइन सोल के साथ आप यहाँ पे कनेक्शंस बना रहे हो, एनलाइटमेंट प्राप्त कर रहे हो, ये है योगा। या इसके अलावा अगर आप फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन देखो तो योगा एक ऐसे टाइप के फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है जिसके थ्रू आप लोग फिजिकली फिट रह सकते हो, मेंटली वेलबींग रह सकते हो, स्ट्रेस टेंशन सब चीज से दूर रह सकते हो। और तो ये है फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से योगा की डेफिनेशन। मतलब फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का जो पोस्चर है उसे कहा जाता है आसन। तो आसन के बारे में पतंजलि जी ने बताए हैं कि इसका मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम, दैट मींस दैट पोजीशन व्हिच इज कंफर्टेबल एंड स्टडी। ब्रह्मोपनिषद में भी आसन की डेफिनेशन लिखी हुई है, टू सिट कंफर्टेबल पोजीशन और अ पोस्चर फॉर एवरलास्टिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज आसन। तो आप हो सके तो इनको कोट भी कर सकते हो। पतंजलि जी कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ साथ मुझे एक और चीज बताना कि यार जैसे हिंदुइज्म में वेद होते हैं और वेद में आप लोग 4 वेद देखोगे, उसके अंदर ऐसा कौन सा वेद है जिसके अंदर योगा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा होता है आसन का कि जिसके थ्रू आप डिसीजेस से बच सको। ये फ्रेम करके दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यार क्या बेनिफिट होता है योगा का कि आप डिसीजेस से बच सको। सीधे सिंपल बात, योगा के बेनिफिट और आसन के बेनिफिट दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना ना। योगा क्या है, एक्सरसाइजेस है, उनको कैसे परफॉर्म किया जाए उसके पोस्चर को बताने का काम आसन करता है। तो दोनों एक ही बात है। अगर आपको आसन के बेनिफिट पूछ ले या योगा के बेनिफिट, आपको यही लिख के आना है। अब क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप रेगुलर योगा करोगे तो आपकी बोन्स और जॉइंट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। इसी के साथ साथ आपकी मसल्स जो बॉडी की है वो स्ट्रॉन्गर होने लग जाएगी और जो मसल्स की एफिशिएंसी है वो बढ़ने लग जाएगी। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेज होने लग जाता है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करो तो उस टाइम पे आप लोग देखते होंगे कि आप लोग का ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को आपकी बॉडी के एक एक कोने तक पहुंचाने के लिए। इसी के अलावा आप लोग के जो लंग्स की साइज है, मतलब लंग्स एक्सपांड हो जाता है, लंग्स की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस से दूर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर किसी को कब्ज वाली परेशानी है तो ठीक हो सकती है। इसी के अलावा अगर आपको अपने नर्वस सिस्टम को और ज्यादा बेटर करना है तो आप लोग को रेगुलर योगा करना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम बेटर हो सकता है। साथ ही साथ आप लोगों को एक्सक्रेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है ना, आपने ज्यादा गुलाब जामुन खा के आ गए 20 गुलाब जामुन शादी में, दो का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। याद होगा कोविड-19 के टाइम पे रामदेव बाबा ने लेकर आए थे उनकी इम्यूनिटी बूस्टर। तो इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों था, काफी ज्यादा कहा जा रहा था योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, इसलिए करो क्योंकि इनके थ्रू ना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। कोविड से बचने के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था उस टाइम पे। तो याद रखिएगा ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग, इस एंकल ये सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी के अलावा आप लोगों को जो एब्डोमिनल मसल है वो भी डेवलप होती है, और साथ ही साथ ये ओबेसिटी के अंदर आता है, तो एब्डोमिनल की चर्बी को घटाएगा, तो डेफिनेटली ये ओबेसिटी के लिए भी बेनिफिशियल है। तो याद रखिए जो भी आसन आप लोग का परफॉर्म हो रहा है उसमें जो भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है उस चीज को तो ये बेनिफिट देगा ही। तो आप बिना देखे भी, मतलब आप लोग बिना रटे बेनिफिट्स को भी आप लोग खुद से लिख कर आ सकते हो। अब अगला होता है कटी चक्रासन, जो कि ओबेसिटी के अंदर कंसिडर किया गया है। कटी चक्रासन जो है एक्चुअल में इसको कहा जाता है रोटेटिंग वेस्ट आसन, जिसमें आपको अपनी कमर को मतलब मोड़ने की कोशिश करना है। किस तरीके से परफॉर्म करना है, कुछ इस तरीके से अपने एक हाथ को ऐसा रखना है और आपको पूरा पीछे जाना है,
है, फिर सेम टू सेम इस तरीके से आप लोग को परफॉर्म करना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायग्राम को अपनी प्रोसीजर अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा। तो याद रखना कटी चक्रासन जो आसन है ये काफी ज्यादा बेनिफिट आप लोग को प्रोवाइड करता है अगर आप अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करना चाहते हो। और कटी चक्रासन जो स्पेसिफिक वर्ड है इसके अंदर होता है वेस्ट के लिए, कमर के लिए, चक्र मतलब व्हील या सर्कुलर रोटेशन, या फिर आसन मतलब होता है पोस्चर। तो ऐसे करके आप चीजों को याद रखें। क्या बेनिफिट देता है याद रखना, आपकी स्पाइन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देगा, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ करेगा, शोल्डर की मसल्स और नेक की मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है तो इसके लिए भी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ ये आप लोग के बैक पेन को भी ठीक करता है। इसके बाद अगला होता है पवन मुक्तासन। नाम सुनते से ही समझ में आ रहा होगा कुछ इस तरीके से इसको किया जाएगा। तो भाई आपको इस तरीके से अपने पैरों को मोड़ लेना है, हाथों को इस तरीके से टाइट पकड़ लेना है और यहाँ पवन की मुक्ति करना है क्या? हाँ जी भाई, तो पवन मुक्तासन मतलब विंड रिलीफिंग पोज। तो इसे विंड रिलीफिंग पोज के नाम से ही जाना जाता है और ये हाथा योगा के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसी के साथ साथ ये बिगनर लेवल ऑफ योगिक आसन के अंदर भी कंसीडर किया जाता है। क्या बेनिफिट होते हैं? अगर आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगा, साथ ही साथ अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या अगर कमर में दिक्कत है तो उसको ठीक करेगा। इसी के साथ साथ स्टमक के अंदर आप लोग की चर्बी अरबी बढ़ गई है, एब्स चाहिए तो बेशक ये आप लोग को दिलाएगा। और फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर पीरियड्स में डिसऑर्डर आ गए तो ये उसको भी ठीक कर सकता है। तो अगला होता है आसन जिसका नाम है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको करना, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। पहले प्रोसीजर में आप लोग को सिंपल इस तरीके से बैठ जाना है, फिर अपने दोनों हाथों को सामने रखना और पीछे हो जाना इस तरीके से। और याद रखिएगा नेक में इस तरीके से कर्वी शेप बनाना है और पालती मारना है, आप लोग को क्रॉस लेग करना है और दोनों पैरों को इस तरीके से पकड़ लेना है। याद रखना ये आप लोग इस तरीके से उल्टे रहोगे, सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होने वाला है। अब आप बोलोगे भैया ये आसन का नाम क्या है? तो याद रखना इसको हम लोग कहते हैं फिश पोज। अब आप बोलोगे कहां से फिश पोज है? लो भाई बना दिए फिश, कोई ये ना बोले कि फिश पोज नहीं तो ये था फिश पोज। तो होप सो आप लोग को क्लियर रहेगा। अब क्या क्या बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है? तो देखो स्पाइन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है उसके लिए बेनिफिट देगा, नेक इन्वॉल्व हो रही है उसके लिए बेनिफिट देगा। आप लोग देख रहे हैं कि आपके आंखों पे भी बहुत प्रेशर डेवलप होगा इस टाइम पे, तो अगर आपको आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करेगा। साथ ही साथ अगर आपको ब्रीथिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने के काम आता है। साथ ही साथ ये आप लोगों की ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है। अगला होता है हालासन। तो हालासन को कहते हैं प्लो पोज। बचपन में आप लोगों ने 50 बार ऐसा वाला आसन तो करे जरूर होंगे जिसमें आप लोग का पूरा शरीर इस तरीके से पीछे हो जाएगा, हाथ सामने रहेंगे। अब ये जो प्लो पोज है इसको कहा जाता है कि ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के फॉर्म में जानी जाती है, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हो पूरी की पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जा रही है और ये बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर मैं स्पेसिफिक बेनिफिट्स की बात करता हूं तो बैकबोन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है तो उसकी इलास्टिसिटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आप अपनी बॉडी के बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हो और अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हो। तो पढ़ाई में दिल ना लगे तो ऐसे लेट कर पढ़ाई करो। सो नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन नाम से समझ में आ रहा है पश्चिम की तरफ आप लोग को फेस करना है ऐसे कुछ। तो जैसे आप फोटो देख रहे होंगे इस तरीके से पश्चिमोत्तासन को परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपके पैर पूरे सीधे रहेंगे, घुटने को मोड़ना नहीं है और आपको जितना ज्यादा आगे हो सकता है उतना आगे जाने की कोशिश करना है और अपने दोनों हाथों को पैर से पकड़ लेना। अभी पश्चिमोत्तासन आसन क्या है तो स्पेसिफिकली याद रखना इसको कहा जाता है वेस्ट स्ट्रेचिंग पोज और ये मेनली किया जाता है जब सूर्य उदय होता है, मतलब सूर्य निकलता है उस टाइम पे, और उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और आप लोग को जो फेस करना रहता है अपना सन की तरफ आप लोग को करना रहता है फेस, जहां से सन राइज करता है। अब क्या बेनिफिट देता हूँ देखो यार, आपका एब्डोमिनल स्क्वीज हो रहा है उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, मतलब ओबेसिटी रिड्यूस करेगा। स्पाइन भी यहाँ पे घिंच रही है मतलब कि उसके लिए भी बेनिफिट मिल रहा होगा। साथ ही साथ अगर किसी लेडी को मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन है तो उसको ठीक करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाने वाला है। इसके अलावा अगला होता है अर्धमत्य सेंद्रासन। थोड़ा सा टफ है। अर्धमत्य सेंद्रासन का मतलब क्या होता है समझा देता हूं। तो इस पूरे के पूरे आसन के नाम को तोड़ कर देखे तो इसका मतलब होता है अर्ध मतलब होता है हाफ, मत्स्येंद्रासन मतलब होता है फिश पोज। तो मतलब हाफ फिश पोज भी कहा जाता है या फिर हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज भी कहा जाता है। कैसे परफॉर्म करना है कुछ इस तरीके से आप लोग को उसको परफॉर्म करना रहता है, जिसमें आपका एक पैर पीछे की तरफ है और हाथ उसके ऊपर की तरफ और पालती मारकर आपको बैठना और एक हाथ इस तरीके से। अब आप बोलोगे भैया क्या इसके जैसे एक और कोई आसन है? हाँ जी, अगर आप ये वाला पैर को सीधा कर लोगे तो वक्रासन देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। थोड़ा टफ है ये बट हाँ किया जा सकता है। अब आप बोलोगे भैया एक सेकंड, एग्जाम में क्या ऐसे आसन बनाना है? तो कैसे बना सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीबीएसई एक्सेप्ट करता है या बोर्ड एग्जामिनेशन एक्सेप्ट करता है स्टिक डायग्राम्स। अब ये स्टिक डायग्राम कैसे बनाए जा सकते हैं? आई बटन पे आप लोग को वीडियो एक पॉपअप हो गया होगा, इस वीडियो को देख लो। इसमें मैंने आप लोग को एक पीडीएफ प्रोवाइड किया और समझाया हूं कि कैसे आप लोग स्टिक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जो आप लोग के एग्जामिनेशन में पूरे नंबर दिलाएगा। तो योगा में डायग्राम के लिए कंफ्यूज ना हो कि हम लोग को एकदम एक हाई क्वालिटी डायग्राम बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना, आपको स्टिक डायग्राम बनाना है। और ये स्टिक डायग्राम कैसे बनते हैं उसके लिए आप लोग इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अर्धमध्य सेंद्रासन किस चीज के लिए बेनिफिट देता है। तो याद रखना ये इंप्रूव करता है लीवर और किडनी की फंक्शनिंग को। साथ ही साथ ये आप लोग के शोल्डर, हिप और नेक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर बढ़ाता है और इसी के साथ साथ ये मेंस्ट्रुएशनल डिस्कंफर्ट
को भी ठीक करता है। तो अगला है धनुरासन, इसे कहते हैं हम लोग बो पोज। अभी जो बो पोज है, ये धनुरासन है, ये जाना जाता है फुल बॉडी स्ट्रेचिंग आसन के नाम से, जिसमें कि आपकी बॉडी सच में पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाती है। एक एक कोना, एक एक पोर्शन अगर और हाथों से इसको पूरी तरीके से टाइट पकड़ लिया, ऐसे में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है। तो आइए जानते हैं इसके क्या बेनिफिट देते हैं। तो याद रखना, आपकी बैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है इससे। एब्डोमिनल में कोई डिस्कम्फर्ट है या ओबेसिटी को रिड्यूस करती है। तो अगला होता है उस्त्रासन। तो उस्त्रासन को हम लोग कहते हैं कैमल पोज। अब आप बोलोगे भाई ये कैमल पोज मतलब कैमल की तरह, कहां से कैमल की तरह? तो कैमल का वो रहता है ना इस तरीके से क्या बोलते हैं यार, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। ये कैमल को जैसा उठा वाला रहता है, क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना भाई। पहले तो घुटने के बल आप लोग को खड़े रहना, मतलब ऐसे बैठ जाना, फिर जितना ज्यादा हो सकता है पीछे जाना और अपने पैरों को, हाथों को टच करना। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो उस्त्रासन को, और उस्त्रासन को कहा जाता है कैमल पोज। इसके अलावा हम लोग इसको कहते हैं चेस्ट ओपनिंग बैक बेंडिंग आसन भी। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप लोग की बॉडी में स्पाइन भी इन्वॉल्व है, आपकी कमर भी इन्वॉल्व है और आपके लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेनिफिट प्रोवाइड करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी को स्पाइन की, और साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा ये इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, और साथ में लोअर बैक को ये रिलैक्स करता है, और ओबेसिटी को तो रिड्यूस कर ही रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है, इसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। अभी जो प्राणायाम है, जितने भी टाइप के प्राणायाम होते हैं, इसमें सांस अंदर और सांस बाहर वाला सिस्टम होता है, मतलब ब्रीथिंग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कहलाती है प्राणायाम। तो प्राणायाम के अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो देख रहे हैं हम लोग, इसका नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, बेसिक जैसे आसन बैठते हैं आप लोग प्राणायाम के लिए, वैसे ही बैठना है, जिसमें सांस अंदर लेना और थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। लेकिन ये सांस अंदर लेना छोड़ने में जो उंगलियों का यूज होगा वो कैसे होगा, तो उसको यूज करने के लिए इस तरीके से एक विष्णु मुद्रा आप लोग को बनानी पड़ेगी। इस विष्णु मुद्रा में आप पहले ये अपना अंदर लेना है और दूसरे तरफ आप लोग को ये दो फिंगर को रखना है और सांस को छोड़ देना। ऐसे करके आप लोग को इस प्राणायाम को करना है। प्राणायाम हमेशा याद रखना, मेडिटेटिव आसन के इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन को दूर करते हैं। और जाइजिंग प्राणायाम, बस याद रखना विष्णु मुद्रा इसके अंदर यूज होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना विष्णु मुद्रा के आप लोग इसको नहीं कर पाओ। तो क्या बेनिफिट है इसके, तो बॉडी को एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है डाइजेस्टिव जूस को। इसी के साथ साथ अगर आपके पेट में जलन हो रही है तो उसको ठीक करता है, और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बेटर करता है, और साथ में ओबेसिटी के अंदर कंसीडर किया है, मतलब ओबेसिटी को भी रिड्यूस कर रहा है। तो जो नेक्स्ट डिसीज है आप लोग का सकता हूं कि यार हर घर में किसी ना किसी एक पर्सन को तो डायबिटीज देखने को मिलती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग के घर में किसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, और इस डायबिटीज की प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करना रहता है। तो डायबिटीज दो तरीके से आप लोग को मेनली देखने को मिलती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। आप लोग का एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोग को कि आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी वाली डायबिटीज के अंदर आप लोग मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट कर सकते हैं, और कौन से टाइप की जो डायबिटीज है उसके थ्रू आप लोग को एक्सटर्नली पेट में इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आप लोग का आंसर जरूर देखूंगा। अब कैसे उन्हें देख चुके हैं जो इसके अंदर भी कंसीडर किया जाता है और मतलब डायबिटीज के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला होता है भुजंगासन। भुजंगासन जो है इसको कहा जाता है कोबरा पोज। आप लोगों ने अगर सूर्य नमस्कार करे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये वाला पोस्चर जरूर करे होंगे, और मैं कह सकता हूं कि सूर्य नमस्कार के अंदर भी इसको कंसीडर किया जाता है, जिसमें आप देख रहे हो आपको सीधा लेट जाना है, अपने दोनों हाथों के बल से आपको पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हुए जाना, जहां पे आपका हैंड भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी स्पाइन भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इन सबको भी बेनिफिट दे रहा होगा। याद रखना, एक आसन ऐसा नहीं है कि एक ही डिसीज को ठीक करेगा, ढेर सारे डिसीजेस को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से, मान लो अगर क्वेश्चन आ गया कि डायबिटीज के बारे में बताओ और उसके आसन बताओ, तो याद रखना अपने हिसाब से कोई और आसन मत लिख देना। जो सिलेबस में आपको दिया है ना, जो अभी मैंने कंटेंट दिखाया था स्टार्टिंग में, उसके अंदर जो लिखा है उसी को ही आपको एक्सप्लेन करना, अपने हिसाब से मत कर देना वरना नंबर कट जाएंगे। और याद रखना इस पोज को हम लोग बैक रिक्लाइनिंग पोज भी कहते हैं। तो बॉडी के अंदर ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, अगर मतलब मेंस्ट्रुएशनल इरेगुलरिटीज आ रही फीमेल के अंदर तो उसको भी ठीक करता है, और साथ में ये मसल्स डेवलप करता है या मसल्स में स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, चेस्ट की, शोल्डर की, आर्म की और एब्डोमिनल की, और साथ में डायबिटीज के अंदर आ रहा है तो डायबिटीज को भी ठीक करता है। इसके अलावा जो आसन है इसका नाम है शालवासन। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली सीधा लेट जाना है और अपने पैरों को ऊपर हवा में उठा लेना और हाथों को पीछे की तरफ रखना है। इसको हम लोग लोटस पोज भी कहते हैं। और इस आसन को एक और नाम से भी जाना जाता है कि अगर आप लोग को इस आसन को परफॉर्म करना है तो आप लोग को ग्रास हॉपर को देखना पड़ेगा, ग्रास हॉपर को याद करना पड़ेगा। जैसे ग्रास हॉपर दिखता है कुछ इसी फॉर्म में आप लोग इस आसन को कर पाते हैं। अब क्या क्या बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है, तो याद रखना है आपकी स्पाइन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करेगा, बैक में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक करेगा, और अगर आपके बैक के अंदर अनवांटेड टाइप का फैट अगर डेवलप हो चुका है तो उसको रिमूव करेगा, और अगर आपकी कमर के अंदर भी अनवांटेड, मतलब बेसिक सी बात करूं तो पेट के आसपास में कोई भी फैट वगैरह आ गया तो उसको भी रिड्यूस करता है। अगला है धनुरासन, जो कि इससे पहले हम लोगों ने देख चुके हैं, यहाँ पे भी रिपीट हुआ, मतलब ये डायबिटीज को भी ठीक करता है। इसके बाद होता है स्तूप वज्रासन। इसको परफॉर्म करने के लिए आप लोग को पहले बेसिक फॉर्म में बैठ जाना है। आप लोग को पैर को इस तरीके से, मतलब पैर को इस तरीके से मोड़कर, और इसके बाद आप लोग को पीछे की तरफ रिक्लाइंड होना है। आप कंफ्यूज नहीं होना, मत्स्य आसन जो होता है फिश पोज, और इसमें डिफरेंसेस है, उसमें पालती मारकर बैठना
बैठा गया था, क्रॉस लेग करके बैठा गया था, यहाँ पे आप लोग के पैर फोल्ड है और कुछ इस तरीके से स्तूप वज्रासन किया जाता है। आप बोलोगे भैया स्तूप कैसे दिख रहा है, चलिए दिखा देते हैं। देखो ये दिख रहा है सांची स्तूप। तो इस तरीके से आप लोग को परफॉर्म करना है। तो जो स्तूप वज्रासन है इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं रिक्लाइनिंग थंडरबोल्ट पोज, या हम इसको एक और नाम से भी जान सकते हैं, वो है रिक्लाइनिंग हीरो पोज। तो दो टर्म है, याद रखिएगा इसको, याद रखो जितने भी आसन से उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना माउंटेन पोज किसको कह रहे हैं, आर्म ट्री पोज किसको कह रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ये किस चीज के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है, अगर आपकी स्पाइन को टोन अप करना है तो उसको सही करेगा, शोल्डर के लिए बेनिफिशियल है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ठीक करेगा और साथ ही साथ डायबिटीज के अंदर है तो उसको भी ठीक करेगा। और बाकी याद है स्टार्टिंग में 3 मैंने बेनिफिट बताया था, कहीं पे भी छापा पश्चिमोत्तासन जो कि इससे पहले रिपीट हो चुका है, मतलब ये डायबिटीज को भी ठीक करता है। इसके बाद अर्धमध्य सेंद्रासन जिससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, वो ओबेसिटी को भी रिड्यूस कर रहा है, ओबेसिटी के लिए भी बेनिफिशियल था और साथ ही साथ डायबिटीज के लिए। और अगला होता है मेंडुकासन। मेंडुकासन का नाम से समझ में आ रहा है मेंढक की तरह पोज करना है। तो मेंढक मतलब कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको पैर फोल्ड करके रहना है, आपको सामने झुक जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसा पकड़ के पेट के बल दबा देना है इस तरीके से। अभी जो मेंडुकासन पोज है इसको हम लोग फ्रॉग पोज भी कहते हैं और याद रखना हमेशा ये हाथा योगा के अंदर कंसीडर किया जाता है और साथ में मॉडर्न योगिक एक्सरसाइज के अंदर भी आता है, जिसमें आप लोग को फ्रॉग शेप आप लोग को अडॉप्ट करना पड़ता है। इसके अलावा ये क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो याद रखना अगर आपका एब्डोमिनल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये ठीक करेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को ठीक करेगा, आपकी बॉडी में थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो अगर आपके थाइस और हिप्स के अंदर अगर कोई एक्सेसिव फैट डेवलप हो चुका है तो उसको भी रिड्यूस करेगा। तो अगला होता है गौमुखासन जो कि इसी के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। याद रखना ये सभी डायबिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत जाना। तो अगला है गौमुखासन। गौमुखासन नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब गौ, गौ मतलब काऊ पोज, तो काऊ पोज के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ आप कहीं से नहीं समझ पाएंगे कि कहां से काऊ पोज है, बट हाँ ठीक है ऐसे करना पड़ता है। आपको ऐसे क्रॉस लेग करना है और दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से आप लोग को पकड़ लेना। ऐसे आप लोग पहले ऐसे भी करना है और फिर ऐसे भी, ठीक है ना। इसके थ्रू क्या बेनिफिट होता है, तो याद रखना आपकी एंकल की, हिप की, थाई की, शोल्डर की, ट्राइसेप की, चेस्ट की, इन सब की मसल्स को डेवलप करता है और आपकी बॉडी के अंदर लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और डायबिटीज के अंदर कंसीडर किया गया, मतलब डायबिटीज के लिए भी बेनिफिशियल है। इसके बाद अगला होता है योगा मुद्रा। योगा मुद्रा और मेंडुकासन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से मेंडुकासन था और ये दिख रहा है योगा मुद्रा। इसमें आप लोग पालती करके बैठे हुए और आपका जो नाक है और आपका चिन्ह है वो एकदम जमीन से टच होना चाहिए और आपके जो हाथ है मतलब ये वाला हाथ उधर वाले पैर को टच कर रहा है और इधर वाला हाथ मतलब उधर वाला हाथ इधर वाले पैर। तो कुछ इस तरीके से आप लोग उसको पोस्चर को करना है। तो योगा मुद्रा को हम लोग डीप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन भी कहते हैं। और अगर आप लोग को एजिंग से बचना है, मतलब बचना, अब एजिंग से तो बचा नहीं जा सकता बट हाँ थोड़ा बहुत हम एजिंग को रोक सकते हैं। तो एजिंग को रोकने के लिए ये काफी अच्छा पोस्चर होता है। और एक और चीज, इस पोस्चर को परफॉर्म करने से पहले हमें पद्मासन को परफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके ये परफॉर्म हो पाता है। अब क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ये नेक के लिए बेनिफिशियल रहेगा, नेक की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करेगा, आपकी स्पाइन कॉलम को ये ठीक करेगा, उसको स्ट्रेंथनिंग करेगा और इनर एब्डोमिनल की मसल्स को भी डेवलप करता है। इसके बाद अगला होता है उस्त्रासन जो कि हमने ओबेसिटी में पढ़ चुके थे, ये यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब ये डायबिटीज को भी ठीक करता है। और अगला होता है कपालभाति। कपालभाति में मतलब क्या होता है, सांस अंदर सांस बाहर, सिंपल फॉर्म का आप लोग का इस तरीके से प्राणायाम, जिसमें आप लोग को इनहेल करना है स्लोली स्लोली और एक्सहेल करना है क्विकली। तो इस तरीके से आप लोग को करना रहता है। तो आप लोग को सांस धीरे 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 लेना और सांस एकदम से छोड़ देना। तो ये फॉर्म जो है इसे कपालभाति कहते हैं। इसका एक और नाम है स्कल शाइनिंग ब्रीथ। और एक और चीज याद रखना, ये हाथा योगा के अंदर कंसिडर किया जाता है। अभी किसके लिए बेनिफिट है, तो सीधी सिंपल बात, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, पेंशन सब दूर करेगा क्योंकि ये मेडिटेटिव आसन है। साथ में डायबिटीज के अंदर आ रहा है तो डायबिटीज को भी क्योर करेगा, लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। और अगर आप लोग को मान लो सर्दी वर्दी हो गई तो उसको भी ठीक करता है। अब आप बोलोगे भैया 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 हमारी बुक में कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी लिखा, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे कॉन्ट्रा इंडिकेशन? कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब देखो, अगर आप लोग ऐसा वाला आसन परफॉर्म करते हो, मान लो आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया तो मत करो, ये उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि स्लिप डिस्क वाले बंदों को ये उस्त्रासन नहीं करना चाहिए। तो आप कोई भी आसन को देखकर बता सकते हो कि यार इसमें कौन कौन लोगों को नहीं करना चाहिए। याद रखना दो लोग बहुत फेमस है जो कहीं पे भी आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रेग्नेंट वुमन, उसका नाम जरूर इंक्लूड कर देना, दूसरा है ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। ये मतलब कोई भी, ये दो तो यूनिवर्सल है, कहीं पे भी छाप देना। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि उस आसन को देखकर कि यार अगर शोल्डर इन्वॉल्व हो रहे, अगर वहां तकलीफ है तो मत करो, अगर मान लो एंकल में कुछ प्रॉब्लम है तो मत करो, इस तरीके से। बाकी ऐसा कुछ सोचना नहीं है, स्कूल के टीचर पागल कर देते कॉन्ट्रा इंडिकेशन के चक्कर, अपने हिसाब
हिसाब से लिखना रहता है, रटना नहीं है कुछ भी। अब देखो ये जो प्राणायाम किया जा रहा है, अब किसको नहीं करना चाहिए? अब ये जो प्राणायाम है किसको नहीं करना चाहिए? मान लो जिसको एकदम देखो सांस अंदर सांस बाहर, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को घुटन महसूस होती होगी, तो ऐसे लोगों को नहीं करना है भाई, जिसको चक्कर अक्कर आ सकते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है अस्थमा। अस्थमा के बारे में जान। ऊर्ध्वस्थासन और ताड़ासन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ऊर्ध्वस्थासन में हाथ ऊपर जाके ऐसे नमस्कार टाइप होते हैं, और ताड़ासन में आपको हाथ ऐसे करना, जब सुबह उठते ना बस वैसा क्लियर भाई। तो हाथ ऊपर इस तरीके से ऐसे रहना चाहिए, उसके ऐसे नमस्कार वाला पोज है। क्लियर भाई। तो ऊर्ध्वस्थासन जो है इसको हम लोग कहते हैं रेज हैंड पोज, और इसको एक और नाम से जाना जाता है पाम ट्री पोज। कई बार इसकी फोटोज अलग अलग बुक में गलत गलत दी रहती है, बट हमारी जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है उसमें सही दिया। कई बार पब्लिशर अपने हिसाब से कुछ भी फोटो टिपका देते हैं, लेकिन वो फोटो नहीं होती। मतलब ऊर्ध्वस्थासन ताड़ासन में डाल देंगे, ताड़ासन में ऊर्ध्वस्थासन। कितनों की बुक के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना जरा। तो क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है ऊर्ध्वस्थासन? तो याद रखना आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बेनिफिट प्रोवाइड करता है भाई। अस्थमा के अंदर है, देखो कभी भी याद रखना, जब भी लंग्स एक्सपांड होंगे, मतलब सांस लेने में बढ़िया एक नंबर आ रहा है, वाह वाह मजा आ रहा है, मतलब क्या लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आप देख रहे होंगे जब ताड़ासन कर रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो, मतलब लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। ऊर्ध्वस्थासन कर रहे हो तो आप लोग के लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि इनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी का पोस्चर है उसको भी एनहांस करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसका नाम है उत्तन मेंडुकासन। कंफ्यूज नहीं होना, उत्तन मेंडुकासन और मेंडुकासन में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, घुटने के बल आपको इस तरीके से बैठ जाना है और दोनों हाथ को पीछे कर लेना और ऐसे हो जाना। तो ऐसे करके आप लोग उत्तन मेंडुकासन को कर सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेच ऑफ फ्रॉग आसन। क्या क्या बेनिफिट देता है? आपके अपर और लोअर बैक दोनों के लिए स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, वहां पे अगर कोई दर्द वर्द है तो उसको रिमूव करता है। अस्थमा के अंदर है तो अस्थमा को भी ठीक करता है, और अगर आपके एल्बो जॉइंट्स वगैरह हेल्दी नहीं है तो उसको भी हेल्दी करता है। इसके बाद है भुजंगासन, धनुरासन और उस्त्रासन। ये तीनों की दिनों से पहले रिपीट हो चुके हैं। मतलब क्या कि ये इस बीमारी को भी ठीक कर रहा है, मतलब अस्थमा को भी। मैंने कहा ना कि काफी सारे आसन ऐसे जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर आप देखोगे कपालभाति, गौमुखासन, ये भी इससे पहले पढ़ चुके हैं, और ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है अस्थमा में, मतलब ये अस्थमा को भी ठीक करते हैं। इसके बाद होता है वक्रासन। याद है मैंने आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले, अर्धमध्य सेंद्रासन, हाफ फिश पोज, जिसमें मैंने कहा था कि उसका पैर इस तरीके से एक मुड़ा रहता है, पैर सीधा कर दो तो वक्रासन बन जाता है। इस तरीके से आप लोगों को वक्रासन परफॉर्म करना है। तो वक्रासन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। वक्र मतलब होता है ट्विस्ट और आसन मतलब होता है पोस्चर, और हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अर्धमध्य सेंद्रासन है। और इसका दूसरा नाम कहें तो ट्विस्टेड पोज भी कह सकते हैं इसको, या सिटेड ट्विस्ट योगा पोज भी कहते हैं। जो आप लोग को याद रख सकते हो, आप लोग वो रख लेना। क्या चीज के लिए बेनिफिट है तो याद रखना, बेली फैट रिड्यूस करता है। अब आप बोलोगे भैया बेली फैट रिड्यूस कर रहा है तो ये हमने इसको ओबेसिटी में क्यों नहीं पढ़े? जो सीबीएसई ने हमें कहा है हमें सिर्फ वो पढ़ना है। मैं आपको अभी भी क्लियर कर रहा हूं। अगर सीबीएसई ने कहा है कि ओबेसिटी के अंदर ओबेसिटी बताओ क्या है और उसके 2 आसन, इनने सिर्फ अस्थमा के अंदर कहे तो अस्थमा के अंदर आप लोग को समझाना पड़ेगा, हाइपरटेंशन के अंदर समझाना पड़ेगा, और बैक पेन के अंदर समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? भले ही ये ओबेसिटी को रिड्यूस कर, लेकिन ओबेसिटी के अंदर मत डाल देना। जो लिखा है जिसके अंदर, जो सीबीएसई ने आपको सिलेबस में दिया है, सिर्फ उसको उसके अंदर ही समझाना है। तो चलिए वापस से बात करते हैं इसी की। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग को भी बेटर करता है और नर्वस सिस्टम को भी अच्छा करता है, और साथ में अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। और हाँ, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज के अंदर नहीं है, उसके बावजूद भी ये कंट्रोल करता है, मतलब उसके लिए भी बेनिफिट है। लेकिन सीबीएसई ने जो कहा हम उसको माने। याद रखना, इसको डायबिटीज में मत एक्सप्लेन करके आता है, लेकिन कि बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वही हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है जिसमें कि आप लोग का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। कई लोगों को आपने देखे होंगे कि वो बहुत गुस्से में चिल्लाते रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा बहस मत किया करो, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर मतलब एक किस्म से मेडिकल कंडीशन है। अगर आप जितना बहस करोगे उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो उतना गुस्सा करेगा, और ऐसा टाइम पे हो ये सकता है कि उनकी जो ब्लड की वेसल्स है वो भी फट सकती है और ब्रेन हेमरेज जैसी भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली, तो आप उनसे बहस मत करो। जब लड़ाई हो रही है उनको काम डाउन करो, उनको शांत करने की कोशिश करो। तो आप लोग का एक छोटा सा होमवर्क है कि हाई ब्लड प्रेशर का जो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और नॉर्मल कितनी होती है वो भी बताना। इसी के साथ साथ याद रखो, हाइपरटेंशन है मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा उस्सा करा जा रहा है, मतलब ऐसे टाइप के आपको आसन जिसमें करने रहेंगे जो ज्यादातर मेडिटेटिव फॉर्म के रहेंगे, जिसमें आप काम डाउन हो सको। तो इसके अंदर भी जितने आपको आसन देखने को मिलने वाले हैं वो काम डाउन करने के लिए जो रिपीटेड होते हुए आया है अभी तक के, और ये इसके अंदर भी कंसिडर किया गया, मतलब क्या कि हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। अगला होता है कटी चक्रासन। ये भी आपको रिपीट हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे पहले वाली डिसीज के अंदर, तो ये हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। इसके बाद होता है उत्तन पादासन। तो उत्तन पादासन कुछ ऐसे परफॉर्म किया जाता है। आपको सिंपल सीधा लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को इस तरीके से देखो ऐसे टेढ़े थे, मतलब पैरेलली आप लोग को इस तरीके से अलाइंड कर लेना है। तो उत्तन मेंडुकासन
तो उत्तन पादासन का एक और नाम भी होता है उत्तन के लिए, चेस्ट के लिए, आर्म्स और लेग्स की मसल्स के लिए बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी को ये बढ़ाता है और हाइपरटेंशन के अंदर आता है, मतलब उसको भी ठीक करता है। सो नेक्स्ट होता है अर्धहालासन। अर्धहालासन में कुछ इस तरीके से करना रहता है, बचपन में 50 बार करे होंगे दीवार से टिका के पैर से लगा के, तो ये होता है अर्धहालासन। अर्धहालासन को हम लोग कहते हैं हाफ प्लग पोज और इसको हम लोग इंटरमीडिएट पोस्चर भी कहते हैं। तो जब आपको हलासन परफॉर्म करना रहता है तो उसके बीच का ही इंटरमीडिएट पोस्चर, इसी वजह से इसका नाम अर्धहालासन रखा गया। तो क्या क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम और एपेटाइट को अच्छा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, थाई की मसल्स और काफ की मसल्स को ये इंप्रूव करता है और एब्डोमिनल के फैट को ये रिड्यूस करता है और फैट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। तो अभी भी यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब क्या। देखो लॉजिक यूज करो, मान लो अगर आप ऐसे लेट रहे हो, आपके थाइज में कोई प्रॉब्लम है तो मत करो। मत्स्य आसन को भी फिश पोज के नाम से ही जाना जाता है, ये भी हाथा योगा के अंदर कंसीडर किया गया और साथ ही साथ मॉडर्न योगिक आसन के अंदर भी इसको इन्वॉल्व किया गया। कैसे परफॉर्म करना है, कुछ इस तरीके से सिंपल लेट जाना है, लेकिन रिक्लाइंड फॉर्म में लेटना है और आपके दोनों हाथ पीछे बटलॉक के पास होने चाहिए और आपका जो पूरा का पूरा नेक है वो ऐसा ट्विस्ट होना है। क्या बेनिफिट देता है, अगर सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये उसको ठीक करेगा, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगा, इसी के साथ साथ लेग और थाई की मसल्स के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है और साथ में हाइपरटेंशन के अंदर तो उसको भी ठीक कर रहा है। इसके बाद अगला होता है गौमुखासन, तो ये रिपीट हुआ है, ये हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। इसके बाद अगर आप देखोगे उत्तन मेंडुकासन, वक्रासन, भुजंगासन, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ये तीनों आसन हाइपरटेंशन के लिए भी बेनिफिशियल है। अगला होता है मकरासन। मकरासन नाम तो समझ में आ रहा है, मगर मच मकर ऐसा कुछ करके, मकर संक्रांति तो याद नहीं आ गया। चलो भाई तो आगे बात करते हैं। तो ये जो योगा है इसको हम लोग कहते हैं क्रोकोडाइल पोज या मगरमच्छ पोज, क्योंकि इसमें जो आसन परफॉर्म हो रहा है कुछ इस तरीके से हो रहा है। लेकिन भैया कहाँ मगरमच्छ, ये तो बढ़िया बालकनी से किसी को ताकते रहते। इसी के अलावा अगर आपको नेक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है और हाइपरटेंशन के अंदर आ रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है ही है। इसके अलावा अगला होता है शवासन, सबका फेवरेट, मेरा तो सबसे फेवरेट आसन है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बढ़िया लेट जाना है, ऐसे मस्त ऐसे देखो सिंपल लेट जाना है, दोनों पैरों को थोड़ा दूर दूर करना है, हाथ को थोड़ा दूर दूर, आंख बंद करके मस्त पड़े रहना है। शव मतलब शव की तरह, लाश की तरह पड़े रहना। तो शव आसन स्पेसिफिकली इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉर्पस पोज, या फिर मैं कह सकता हूँ मृत आसन के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना ये हाथा योगा के अंदर कंसीडर किया जाता है और साथ ही साथ मॉडर्न योगा के अंदर भी। तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर योगा वाला चैप्टर अगर आपको याद हो तो उसमें एक टॉपिक था योगी निद्रा, उसी का पार्ट है शवासन। क्या चीज बेनिफिट देता है, तो भाई रिलैक्स हो जाता है भाई इससे इसी के साथ साथ स्ट्रेस, फैटीग हो या डिप्रेशन हो, टेंशन हो, उसके लिए बेनिफिट देता है। आपके बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो मम्मी जब भी बोले कि पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप लेट जाना, मम्मी बोलेगी क्या कर रहे हो तो आप बोलना पढ़ाई कर रहे हो, फिर मम्मी क्या करेगी वो आपको पता चल जाएगा। ग्रेड कर दिया गया है, जैसे प्राणायाम किया जाता है उसमें आप लोग को टंग को ऐसे ऐसे यू शेप बना लेना और आप लोग को फिर प्राणायाम करना, तो इसे कहा जाता है सिताली प्राणायाम। इसको हम लोग कूल ब्रीथिंग भी कहते हैं, मतलब अगर आप टंग को ऐसा यू शेप बना के सांस अंदर लोगे ना तो ठंडी ठंडी हवाएं जाएगी, तो इसलिए कूल ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है इसको। और आयुर्वेदा के हिसाब से ये जो सिताली ब्रीथ है इसको हमें स्पेशली समर मंथ में करना चाहिए। अगर आपको गर्मी लग रही है तो बढ़िया सिताली प्राणायाम करो, ठंडी ठंडी हवा आप लोग लोगे और आपकी बॉडी को काम डाउन करेगा। तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी सब कुछ दूर करता है, रिलैक्स करता है। अगर आपको फीवर वगैरह हो चुका है तो रिलैक्स करेगा, अगर आपको फीवर हो चुका है तो उसको रिड्यूस करेगा। और साथ में अगर आपको मान लो एकदम से भूख लग गई है और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ खाने को नहीं तो सिताली प्राणायाम करें जिससे आपकी भूख मिट जाएगी। तो अगला होता है कपालभाति, जो इसके अंदर फिर से रिपीट हुआ है, जो कि इससे पहले देख चुके हैं और ये भी हाइपरटेंशन को ठीक करता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर। अगला जो टॉपिक इसका नाम है बैक पेन। अभी जो बैक पेन क्या है, तो बैक पेन एक किस्म का ना फिजिकल डिस्कम्फर्ट। मान लो अगर इस चेयर पे मैं लगभग 6 घंटा कंटिन्यूस बैठा होगा क्या कि जो मेरा स्पाइन है या मैं कह सकता हूँ बेसिक फॉर्म में जो बैक है वो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में आ जाएगा, बहुत दर्द होने लग जाएगा। इसी वजह से तो मूव वॉलिनी वगैरह बिक रहे हैं, इसी को ठीक करने के लिए। देखते हैं मूव का ऐड आता है वो करके एकदम से कमर टूट जाती है, तो उसी को ठीक करने के लिए। अब ये जो बैक पेन है किसको हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इसको आप लोग को क्योर करते रहना जरूर, इसको आप लोग को ठीक करते रहना जरूरी है और उस पर ख्याल रखना जरूरी है। मेनली आप लोग उनको देखने को मिलेगा जो ज्यादातर कुर्सी में बैठे रहते हैं, टेबल में बैठकर काम करते हैं। कॉमन कॉज क्या हो सकता है इसका, तो याद रखिएगा ज्यादा देर तक अगर आप लोग बैठे हुए हैं हो सकता है। अगर आप जिम में चले गए हो, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपने हैवी शोल्डर प्रेस लगाना चालू कर दिए, तो हैवी लिफ्ट करने की वजह से आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकता है। मान लो अगर आप लोग किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर पे 3 साइज छोटा कपड़ा टाइट वाला पहन के आते हो जिससे आपको ऐसा लग रहा है मस्कुलर बॉडी दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप घर आओगे तो आपका कमर दुखना चालू हो जाएगा। या अगर आप लोग किसी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो तो भी आप लोग को देख मिल सकता है। मान लो कोई ऐसा उबड़ खाबड़ पत्थर है उस पर बैठ गया तो कमर दर्द होने लग जाए। तो आगे जानते हैं इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आसन जो पढ़ना है उसका
इसका नाम है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन को कैसे करना, सीधा सिंपल खड़े रहना और जितना पीछे जाया जा सकता है उतना जाने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अचीव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग का खेल खत्म, इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे डिसबैलेंस हुआ तो आप गिर जाओगे। तो इसको आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू अचीव कर सकते। अर्ध चक्रासन जो है ये हाफ व्हील पोज के नाम से जाना जाता है, बिकॉज जो चक्रासन था वो फुल व्हील पोज जिसमें आप लोग पूरी तरीके से ऐसे हो गए। ये काफी डिफिकल्ट होता है, इसको परफॉर्म करना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। आप लोग एक बार घर पे ट्राई जरूर करना, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू इसको आप लोग अचीव कर सकते हो। क्या क्या बेनिफिट देता है, लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करना, मतलब ये रेस्पिरेटरी बेनिफिट आप लोग को प्रोवाइड करेगा, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये ऐसे करता है पेनक्रियास ग्लैंड को स्टिमुलेट करके। इसी के साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर शोल्डर, थाई, वेस्ट यहाँ की मसल को भी टोन अप करता है। मान लो अगर कोई शोल्डर और नेक पेन वगैरह हो रहा है तो उसको भी ठीक कर। तो ये थे इसके बेनिफिट वगैरह, होप सो तुम लोग को क्लियर हो चुका। अगला होता है भद्रासन। भद्रासन में क्या करना है, देखो पालती नहीं मारना है, आपको दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे रखना है। क्लियर दोस्त, तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी थाई जो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगी और लोअर बैक इसके पीछे होता है यहाँ। तो भद्रासन को हम लोग कह सकते हैं कि एक बेसिक फॉर्म ऑफ योगिक पोस्चर है जो कि बिगिनर लेवल के लिए कराया जाता है, बट हाँ ये बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। भद्रासन को परफॉर्म करके आप अपने माइंड को कम डाउन कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग मूलाधार चक्र को भी एक्टिवेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी लेडी को रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक किया जा सकता है। एंकल और नी को स्ट्रेच किया जा सकता है इसके थ्रू, और स्पाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और इंप्रूव करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, और साथ ही साथ बैक पेन को भी रिमूव करेंगे दोनों। अब आप बोलोगे भैया बस इतना है, नहीं, आपको वापस सिलेबस में लेकर आता हूँ। तो जैसे आप देखोगे तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये रहा बैक पेन वाला प्रॉब्लम। ताड़ासन, ऊर्ध्वहस्तासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरल मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, कोमुखासन, मकरासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सारे आसन हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं और बस 2 ही ऐसे आसन थे जो नए थे, इसके अंदर न्यू थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को उसको पढ़ा दिया। सो होप सो तुम लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी।